इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेटा थ्रेड इश्यूज के बारे में। ठीक है, देखते हैं थ्रेड इश्यूज होते क्या है और कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं और उसको आप कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इशू की हम अगर बात करें तो आपका रिलेटेड है वो आपका फॉर्क और ईएक्सी सी सिस्टम कॉल से। ठीक है, अब बेटा हमको तो ये पता चल गया कि फॉर्क होता क्या है। तो फॉर्क क्या होता है? सिंपल आपका सिस्टम कॉल होता है जो क्या करता है बेटा, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है जो कि डुप्लीकेट होता है या क्लोन होता है पेरेंट प्रोसेस का। और ईएक्सी सी क्या करता है? ईएक्सी सिंपल क्या करता है? प्रोसेस को रिप्लेस करता है विथ अनदर प्रोसेस बट रिटेनिंग द सेम प्रोसेस आईडी। इसमें फॉर्क में क्या होता है? चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है जो कि क्लोन होता है पेरेंट का, लेकिन दोनों के पेरेंट और चाइल्ड के पीआईडी डिफरेंट होते हैं। ईएक्सीसी में क्या होता है? वो क्या करेगा? पुराने प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से रिप्लेस करेगा, ठीक है, लेकिन पीआईडी को रिटेन करेगा, सेम होगा। ठीक है, अब बातें आई बच्चे कि हाउ इट बिहेव इन मल्टी थ्रेडिंग एनवायरमेंट। अब जब हम फॉर्किंग करेंगे या ईएक्सईसी सिस्टम कॉल का यूज करेंगे, तो जब हम ईएक्सईसी सिस्टम और फॉर्क का यूज करेंगे तो ये दोनों के दोनों कैसे मल्टी थ्रेडेड एनवायरमेंट में या मल्टी थ्रेडिंग एनवायरमेंट में कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो द सिमेंटिक ऑफ द फॉर्क एंड ईएक्ससी सिस्टम कॉल चेंज इन अ मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम। मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम में इसकी सिमेंटिक की जगह हम बात करें तो इसके सिमेंटिक जो होते हैं वो चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आप देखो इशू इशू की बात करते हैं हम सबसे पहले। इफ वन थ्रेड इन अ प्रोग्राम कॉल फॉर्क, अगर एक थ्रेड प्रोग्राम में फॉर्क कॉल करता है, ठीक है, मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट की बात करें बेटा। मल्टी थ्रेडेड मतलब सिंपल सी बात है, आपके पास अगर प्रोसेस है और इस प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स होंगे, ठीक है, मल्टीपल टास्क बोल सकते हो या उसको हम थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो T1 T2 T3 और T4। अब समझने की कोशिश करो इशू क्या है हमारे पास कि अगर T1 ने फॉर्क को कॉल किया तो क्या डज द न्यू प्रोसेस, जो फॉर्किंग होगी, फॉर्किंग से चाइल्ड बनता है, डज द न्यू प्रोसेस डुप्लीकेट ऑल थ्रेड्स और इज द न्यू प्रोसेस सिंगल थ्रेडेड? मतलब मेरे क्वेश्चन ही है बेटा कि फॉर्क तो क्या करता है? चाइल्ड बना देता है। फॉर्क तो क्या करता है? चाइल्ड क्रिएट करता है पेरेंट जैसा। अगर मान लो मेरे पास तीन थ्रेड है, T1 T2 या चार थ्रेड है, T1 T2 T3 और T4। अगर बेटा T1 ने फॉर्क कॉल किया, अगर समझो मेरी बात को, अगर T1 ने फॉर्क कॉल किया, ठीक है, तो अगर T1 ने फॉर्क कॉल किया तो क्या T1 के लिए ही केवल चाइल्ड क्रिएट होगा, मतलब एक ही चाइल्ड क्रिएट होगा, या T1 T2 T3 T4 सबके चाइल्ड क्रिएट हो जाएंगे? मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि सारे थ्रेड का डुप्लीकेट करेगा या सारे थ्रेड को डुप्लीकेट करके चाइल्ड बनाएगा, या केवल कहना चाहिए जिसने T1 ने कॉल किया केवल उसका ही डुप्लीकेट होगा, केवल उसके लिए ही चाइल्ड होगा। तो ये हमारा मेन क्वेश्चन है कि वन थ्रेड इज अ प्रोग्राम कॉल्स फॉर, डज द न्यू प्रोसेस डुप्लीकेट ऑल थ्रेड्स और इज द न्यू सिंगल प्रोसेस सिंगल थ्रेड? मतलब केवल T1 का डुप्लीकेट होगा या T1 का भी डुप्लीकेट बन जाएगा, T3 का भी डुप्लीकेट बन जाएगा और T4 का बन जाएगा? तो होता क्या है बच्चे, अब इसमें देखा जाता है सम यूनिक सिस्टम हैव चूजन टू हैव टू वर्जन ऑफ फॉर्क। अब कुछ यूनिक सिस्टम जो होते हैं इसके लिए दो वर्जन यूज करते हैं। वन दैट डुप्लीकेट्स ऑल थ्रेड, एक फॉर्किंग जो क्या करता है वो सारे थ्रेड को डुप्लीकेट कर देगा, और दूसरा वाला जो होता है वो केवल केवल जो कॉलिंग थ्रेड है, जो इन्वोकिंग थ्रेड है, जो क्या कहते हैं फॉर्क को इन्वोक कर रहा है, केवल उसी का चाइल्ड बनाएगा। मतलब यूनिक्स के पास दो टाइप के फॉर्क होते हैं, एक तो पूरे थ्रेड जितने भी हैं उस पूरे पूरे थ्रेड को मैं क्या कर दूं? डुप्लीकेट कर दूं, पूरे थ्रेड को डुप्लीकेट कर दूं। ठीक है, दूसरा मैं काम क्या करूं, दूसरा फॉर्क क्या करेगा, अगर दूसरे फॉर्क को कॉल करोगे तो केवल उसी का डुप्लीकेट चाइल्ड क्रिएट करेगा जिसका फॉर्किंग हुआ हो। ठीक है, अब बात ये आएगी बच्चे, बट विच वर्जन ऑफ फॉर्क टू यूज एंड व्हेन। अब बात ये आई, चलो दो टाइप के तो हो गए, अब मुझे लेकिन कौन सा फॉर्क कब यूज करना चाहिए? एक फॉर्क से सारे थ्रेड के डुप्लीकेट बन जा रहे हैं और एक से मैं जिससे इन्वोक कर रहा हूं वो उससे बन रहा है, लेकिन मुझे कब कौन सा यूज करना चाहिए ये बात आती है। ठीक है, तो ऑल्सो इफ अ थ्रेड इन्वोक्स द EXEC सिस्टम कॉल, the program specified in the parameter to EXEC will replace the entire process including all thread। अब बेटा क्या है ना, अब EXEC की भी हम बात करें, अगर EXEC से मैं क्या करता हूं, दूसरे प्रोग्राम को कॉल करता हूं, जैसे मैंने पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था, मान लो मैंने यहाँ
ex1.c प्रोग्राम को कॉल किया और args रख दिया, ठीक है, इसको मैंने कॉल किया, ठीक है, इसको मैंने कॉल किया। तो अब जब मैं इसको कॉल करूंगा, ठीक है, इसके अंदर अब ये पूरे पूरे एंटायर थ्रेड को रिप्लेस कर देगा, समझना मेरी बात को। मतलब जब मैं EXEC को कॉल करूंगा फॉर्किंग के बाद, तो क्या ये सारे थ्रेड को डुप्लीकेट कर देगा, या कहना चाहिए, सॉरी, डुप्लीकेट बोल रहा हूं, सारे जो कहना चाहिए थ्रेड है उसको रिप्लेस कर देगा पुराने, क्योंकि EXEC क्या करता है, जो भी कंप्लीट आपका पुराना प्रोग्राम है उसको नए प्रोग्राम से रिप्लेस कर देता है। तो लेकिन अब मैं मल्टी थ्रेडिंग में बात कर रहा हूं, तो मल्टीपल थ्रेड्स होंगे पहले, तो मल्टीपल थ्रेड्स है EXEC में। अब जब मैंने EXEC कॉल किया, तो बट ऑब्वियस है EXEV कॉल होगा, जो वेक्टर है वो कॉल क्या करेगा, कॉल करने के बाद जो नए थ्रेड्स होंगे उसको पहले वाले थ्रेड पे रिप्लेस कर देगा। तो बात ये आती है, क्या पुराने वाले को पूरे को रिप्लेस कर देगा, पूरे को रिप्लेस कर देगा, या क्या होगा? तो ऑल्सो if a thread invokes the EXEC system call, the program specified in the parameter to EXEC will replace the entire process including all threads। ठीक है, तो अब बात समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होगा। ठीक है, क्या क्या होगा, तो विल रिप्लेस द एंटायर प्रोसेस इंक्लूडिंग ऑल थ्रेड, क्योंकि EXEC तो क्या कर रहा है, EXEC का काम क्या है कि आपके जो थ्रेड्स हैं उसको लिया और पुराने वाले को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, पुराने वाले को रिप्लेस कर दिया। तो अब बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं फॉर्किंग की बात करूं, तो विच ऑफ द टू वर्जन ऑफ द फॉर्क टू यूज डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। अब कौन सा वर्जन हमें यूज करना चाहिए, ये डिपेंड करेगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, कि आप एप्लीकेशन यूज कौन सा कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे कि देखो, अगर सारे थ्रेड को डुप्लीकेट करना अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो आप समझो मेरी बात को, सारे थ्रेड कब डुप्लीकेट कब करना चाहोगे, जब आप पूरा प्रोसेस ही रिप्लेस करना चाहोगे। मतलब सारे थ्रेड अगर मान लो डुप्लीकेट करना चाहा आपने, और वो आपको लगता नहीं अननेसेसरी है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा नए प्रोसेस को रिप्लेस हो जाएगा ना, तो इसे डुप्लीकेट करने का फायदा ही क्या हुआ। तो अब अगर हमारे पास दो केसेस हैं कि एक फॉर्क हम तब यूज करें, मतलब हमारे पास फॉर्क की दो वैरायटीज है, फॉर्क की दो वैरायटीज है, एक फॉर्क पूरे थ्रेड को डुप्लीकेट कर देगा, T1 T2 T3 T4, और एक फोर्क मेरा क्या करेगा, केवल T1 को डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, तो अब कौन सा वर्जन मुझे यूज करना है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, और मैं क्या बोला, मैंने ये बोला कि डिपेंड किस पे करेगा, एप्लीकेशन पे। तो पहली बात करते हैं, इफ EXEC इज कॉल्ड इमीडिएटली आफ्टर फॉर्किंग। अगर मैंने इमीडिएटली EXEC को कॉल किया फॉर्किंग के बाद, समझना, ठीक है, तो अगर मैंने EXEC को कॉल किया फॉर्किंग के बाद, तो मतलब ये हुआ, देन डुप्लीकेटिंग ऑल थ्रेड इज अननेसेसरी एज द प्रोग्राम स्पेसिफाइड इन द पैरामीटर टू EXEC will replace the process। ठीक है, इन दिस इंस्टेंस डुप्लीकेटिंग ओनली द कॉलिंग थ्रेड इज अप्रोप्रिएट। क्यों? क्योंकि समझो, इसमें हो क्या रहा है कि जब आप EXEC को कॉल करोगे, तो EXEC को कॉल करने के बाद होगा क्या, वो तो क्या करेगा, पूरे प्रोसेस को ही रिप्लेस कर देगा, पूरा प्रोसेस ही रिप्लेस हो जाएगा। अब प्रोसेस के अंदर थ्रेड तो आते ही आते हैं, प्रोसेस के अंदर थ्रेड आते ही आते हैं। ठीक है, तो अब आपने अगर मान लो, यहां दो केसेस हम मान के चलते हैं। ठीक है, अगर यहां दो टाइप से आपने फॉर्क को यूज किया, इस कंडीशन में आपने पहले फॉर्क जब यूज किया, तो आपने क्या किया, पूरे थ्रेड को डुप्लीकेट कर दिया, समझना, T2 को, T1 को, T2 को, T3 को और T4 को। और दूसरा केस हम ये भी मान के चलते हैं, केवल हमने T1 को डुप्लीकेट किया। ठीक है, जो इन्वोक कर रहा था केवल हमने उसको किया। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हो, जैसे ही मैं फॉर्क करूं, या ये वाला फॉर्क करूं या ये वाला फॉर्क करूं, मैं EXEC को कॉल करूं। अब मैंने क्या किया, EXEC को कॉल कर दिया, तो EXEC तो क्या करेगा, पूरे प्रोसेस को चेंज कर देगा। जो मतलब ये पहला प्रोसेस है, पहले वाले की हम बात करें, ये पूरे प्रोसेस को ही चेंज कर देगा। ठीक है, तो आपने अगर कहना चाहिए पूरे के पूरे थ्रेड को डुप्लीकेट किया, वो तो वैसे ही मेमोरी से हट जाना है, वो तो वैसे ही हट जाना है, रिप्लेस किससे हो जाना है, नए प्रोसेस से हो जाना है। तो यहाँ सारे को डुप्लीकेट करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने तुरंत ही EXEC कॉल 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 कर लिया। तो अब यहाँ EXEC कॉल कर लिया आपने तुरंत के तुरंत, तो बट ऑब्वियस आपको रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो सारे को डुप्लीकेट करने का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ इस केस में आपको फॉर्क यूज करना चाहिए, केवल वो वाला फॉर्क यूज करना चाहिए जिसमें आप क्या करो, केवल इन्वोकिंग जो थ्रेड हो वो डुप्लीकेट हो। दूसरी बात करते हैं, इफ द सेपरेट प्रोसेस डज नॉट कॉल EXEC आफ्टर फॉर्किंग। अगर
फॉर्क करने के बाद सेपरेट जो प्रोसेस है वो आपको कहना चाहिए फॉर्क ईएक्सीसी कॉल नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, तब तो आप सबका डुप्लीकेट बना लो, सबके चाइल्ड बना लो, तो अच्छा है ना कि टास्क बढ़ जाए, टास्क आपके बढ़ जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। जैसे आपने T1 था, T2 था, T3 था और T4 था, अब आपने फॉर्किंग की तो इसको भी डुप्लीकेट कर लो, 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 तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप ईएक्सीसी को यूज नहीं कर रहे हो। अब आप ईएक्सीसी को यूज नहीं कर रहे हो तो आपका डुप्लीकेट यहां चलेगा, ठीक है। लेकिन पहले वाले केस में डुप्लीकेट करना अननेसेसरी था क्योंकि ये तो पूरे पूरे प्रोसेस को ही रिप्लेस कर देगा, तो डुप्लीकेट करने का क्या फायदा, ठीक है। तो ये पहला वाला जो इश्यू है ऐसे सॉल्व हो सकता है। दूसरी बात करते हैं, अगला होता है थ्रेड कैंसिलेशन। थ्रेड कैंसिलेशन, थ्रेड कैंसिलेशन का मतलब आप क्या कर रहे हो, जो रनिंग थ्रेड है उसको टर्मिनेट कर रहे हो, सीधी सी बात है, कैंसिल कर रहे हो, ठीक है। तो देखो, थ्रेड कैंसिलेशन इज द टास्क ऑफ टर्मिनेटिंग अ थ्रेड बिफोर इट हैज कंप्लीटेड, बिना कंप्लीट हुए, क्योंकि हर थ्रेड के पास, जैसे मान लो अगर हम बोले एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बाद हमारा T1 थ्रेड है, T2 थ्रेड है, ठीक है, T3 थ्रेड है और T4 थ्रेड है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोसेस हो गया, प्रोसेस के बाद हमारे पास क्या है, T1 थ्रेड, T2 थ्रेड, T3 थ्रेड और T4 थ्रेड, ये चार थ्रेड है, ठीक है। तो अब बेटा ये चार थ्रेड है, T1 T2 T3 T4, ये चार थ्रेड तो हमारे हो गए। अब इन चार थ्रेड में से सारे के सारों का टास्क अलग अलग है, तो अगर मैं T1 थ्रेड को इसके टास्क को बिना कंप्लीट हुए ही कैंसिल करता हूं तो उसी को हम बोलते हैं, या टर्मिनेट कर देता हूं तो उसी को हम बोलते हैं थ्रेड कैंसिलेशन, ठीक है। और थ्रेड कैंसिलेशन में जो थ्रेड यूज हो रहा होता है उसी को हम बोलते हैं टारगेट थ्रेड, जिस थ्रेड को हम कैंसिल करने वाले होते हैं उसको हम बोलते हैं टारगेट थ्रेड, ठीक है। तो थ्रेड कैंसिलेशन इज द टास्क ऑफ टर्मिनेटिंग अ थ्रेड, थ्रेड कैंसिलेशन इज द टास्क ऑफ टर्मिनेटिंग अ थ्रेड बिफोर इट हैज कंप्लीटेड, ठीक है। इफ मल्टीपल थ्रेड्स आर कॉन्करेंटली सर्चिंग थ्रू अ डेटाबेस एंड वन थ्रेड रिटर्न्स द रिजल्ट, द रिमेनिंग थ्रेड माइट बी कैंसिल्ड। अब देखो थ्रेड कैंसिल करने की जरूरत कब पड़ती है, जैसे कि मान लो आप वेबसाइट पे कुछ चीज सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो मल्टीपल थ्रेड्स होंगे उसको सर्च करने के लिए, ठीक है। एक थ्रेड आपका रिजल्ट लेके आ रहा है, रिजल्ट केवल एक ही थ्रेड लेके आ रहा है, ठीक है। तो बाकी थ्रेड्स को आप कैंसिल कर सकते हो कि इनकी जरूरत ही नहीं है, इनकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप जब मल्टीपल थ्रेड्स कॉन्करेंटली सर्च कर रहे हैं लेकिन जो डेटाबेस से रिटर्न कर रहा है केवल एक ही थ्रेड रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, तो रिमेनिंग थ्रेड्स को आप कैंसिल कर सकते हो, कर दो कैंसिल, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, व्हेन अ यूजर प्रेस्ड अ बटन ऑन अ वेब ब्राउजर, ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करो, आप जब वेब ब्राउजर ओपन करते हो तो वेब ब्राउजर में आपने देखा होगा आपका कैंसिल बटन होता है, तो वेब ब्राउजर दैट स्टॉप्स अ वेब पेज फ्रॉम लोडिंग, अब आपने जैसे ही क्रॉस पे क्लिक कर दिया तो लोड होना बंद हो जाएगा, तो सारे के सारे थ्रेड बंद हो गए। तो पहले वाले में तो आपने क्या किया कि केवल एक थ्रेड को आपने चलने दिया, बाकियों को कैंसिल करना चाहते हो। दूसरा हमारा कंडीशन क्या हो रहा है कि व्हेन अ यूजर प्रोसेस अ बटन ऑन अ वेब ब्राउजर दैट स्टॉप्स अ वेब पेज फ्रॉम लोडिंग, अब वो वेब पेज को लोडिंग से ही बंद कर दिया, तो जितने भी थ्रेड उससे एसोसिएटेड थे जो लोड करना चाहते थे वो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो भी आपका थ्रेड कैंसिल हो गया, ये भी थ्रेड कैंसिलेशन का पार्ट हुआ, मतलब कहना चाहिए ये भी थ्रेड कैंसिलेशन कहलाएगा। तो जिस भी थ्रेड को आप कैंसिल करना चाहते हो, एक या एक से ज्यादा, वो सारे के सारे कहलाएंगे टारगेट थ्रेड। तो अ थ्रेड दैट इज टू बी कैंसल्ड इज ऑफन रिफर्ड टू एज द टारगेट थ्रेड। अब बात करते हैं बच्चे, कैंसिलेशन ऑफ टारगेट थ्रेड में अकर इन टू डिफरेंट सिनेरियोज, दो सिनेरियोज में आप कैंसिलेशन कर सकते हो बेटा, दो सिनेरियोज है, ठीक है। कैंसिलेशन अगर आप करना चाहते हो तो दो सीन है बेटा, दो सीन में हम बात करें क्या सीन है, ठीक है। पहला कहलाता है बेटा एसिंक्रोनस कैंसिलेशन, पहला क्या कहलाता है, एसिंक्रोनस कैंसिलेशन, और दूसरा कहलाता है डिफर्ड कैंसिलेशन, ठीक है। तो पहला हो गया आपका एसिंक्रोनस और दूसरा डिफर्ड, कैसे क्या अंतर है देखो। इसमें अगर हम एसिंक्रोनस की बात करें तो जिसमें जो टारगेट थ्रेड होता है जिसको आप कैंसिल करने वाले होते हो वो विक्टिम थ्रेड कहलाता है, ठीक है। वो आपका विक्टिम है, वो आपका क्या हो गया, विक्टिम थ्रेड कहलाता है, ठीक है। तो उसको आप बोलते हो विक्टिम थ्रेड, विक्टिम जैसा होता है, ठीक है, जिसे दूसरा थ्रेड कैंसिल कर देता है, मतलब उसके पास कोई चांस नहीं होता है, उसके पास कोई चांस नहीं है, दूसरा थ्रेड आएगा उसको कैंसिल कर देगा, उससे कोई पूछेगा नहीं कि तुझे कैंसिल कर रहा हूं। जैसे कि अगर मान लो आप जा रहे हो रास्ते में, ठीक है, आपको किसी ने एक आया और जोरदार एक थप्पड़ लगा दे, ठीक है, तो वैसा ही कुछ, आपसे कोई पूछेगा नहीं
कि मैं कैंसिल कर रहा हूं आपको या आप कैंसिल होने वाले हो, नहीं, दूसरा थ्रेड आएगा और इमीडिएटली टर्मिनेट कर देगा टारगेट थ्रेड को। तो एज ए विक्टिम हुआ, ठीक है, कोई दूसरा कुछ नहीं बताएगा, दूसरा आके और कैंसिल कर देगा, आपके पास कोई चांस नहीं होगा, ठीक है। तो टारगेट थ्रेड लाइक अ विक्टिम थ्रेड हियर, अ थ्रेड विच इज टू बी कैंसिल्ड। दूसरा होता है डिफर्ड कैंसिलेशन। डिफर्ड कैंसिलेशन में क्या होता है? डिफर्ड कैंसिलेशन में जो टारगेट थ्रेड होता है वो पीरियोडिकली चेक होता है। जो थ्रेड कैंसिल होगा, मतलब जो टारगेट थ्रेड होगा जो कैंसिल होगा, अगर मान लो कहना चाहिए तो उसको बताया जाएगा कि आपको टर्मिनेट होना है, ठीक है, आप खुद से टर्मिनेट हो जाओ। मतलब यहां उसके पास पावर नहीं था, समझो मेरी बात को, यहां उसके पास कोई पावर नहीं था, यहां पावर है, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि खुद से आप इट सेल्फ टर्मिनेट हो जाओ। मीन्स हियर थ्रेड इज हैविंग सम पावर एज इट हैज टू कैंसल इट सेल्फ। मीन्स द टारगेट थ्रेड पीरियोडिकली चेक्स वेदर इट शुड टर्मिनेट। मतलब खुद ही अपने आप को चेक करता रहेगा कि हाँ यार मैं टर्मिनेट हो जाऊं क्या, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है। अलाउ इट एन अपॉर्चुनिटी टू टर्मिनेट इटसेल्फ इन एन ऑर्डरली फैशन, ठीक है, ऑर्डरली फैशन में वो खुद ही अपना काम उसने कंप्लीट कर लिया तो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन कोई फोर्स नहीं करेगा, कोई आके टर्मिनेट नहीं कर देगा, ठीक है, कोई आके थप्पड़ नहीं मार जाएगा, खुद ही वो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां टर्मिनेट कहना चाहिए थ्रेड के पास पावर है। अब अगर आप एसिंक्रोनस कैंसिलेशन की बात करो तो दिक्कत क्या थी इसमें? जैसे एक प्रोसेस है और प्रोसेस में मान लो T1, T2 और T3 और T4, समझो मेरी बात। अब चार आपके थ्रेड थे, T1 टारगेट थ्रेड था। अब इस टारगेट थ्रेड को T2 ने जाके कैंसिल कर दिया, इस टारगेट थ्रेड को T2 ने जाके कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब इस टारगेट थ्रेड को T2 ने जाके कैंसिल कर दिया, समझना मेरी बात को, तो कोई बात नहीं, T2 ने कैंसिल तो कर दिया, लेकिन सपोज दैट T1 जो टास्क कंप्लीट कर रहा था वो अपडेशन का कर रहा था। और याद करो ये जितने भी थ्रेड्स होते हैं वो आपके मेमोरी, डेटा, कोड शेयर करते हैं। तो ये अपडेट क्या कर रहा था? डेटा को अपडेट कर रहा था, और जब तक ये पूरा अपडेट कर पाता उससे पहले ही आपने इसको टर्मिनेट कर दिया, T2 ने उसको टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तो आधा अधूरा अपडेट हो पाया, नहीं हो पाया, उसको बाकी लोग शेयर करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आ गई ना। मतलब जो थ्रेड कैंसिल हो रहा था अगर वो कुछ अपडेट कर रहा था और आप उसको क्या कर देते हो? टर्मिनेट कर देते हो, जबकि डेटा तो शेयर होगी, तो डेटा शेयर होगी तो दिक्कत होगी ना, तो यहां दिक्कत है, इस कैंसिलेशन में आपके पास दिक्कत है। तो एसिंक्रोनस दिक्कत है कैंसिलेशन में, दिक्कत क्या है बेटा कि रिसोर्सेस हैव बीन एलोकेटेड टू अ कैंसल्ड थ्रेड। एक तो थ्रेड के पास रिसोर्सेस है, दूसरा a thread is cancelled while in the midst of updating data it is sharing with other threads। अब अगर जिस थ्रेड को, पहली बात तो इसके पास कुछ रिसोर्सेस होंगे T1 के पास, दूसरा क्या होगा अगर ये कुछ अपडेट कर रहा होगा जो कि शेयर्ड होगा, क्योंकि डेटा, कोड, मेमोरी, ये सब सारी की सारी चीजें थ्रेड्स आपस में शेयर करते हैं। अब अगर शेयर करते हैं तो बट ऑब्वियस है वो अपडेट कर रहा था, उसके बीच में ही टर्मिनेट कर दिया आपने, तो दिक्कत हो गई। अब होता क्या है, इसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि OS will reclaim system resources from a cancelled thread but will not reclaim all resources। मतलब OS ऑटोमेटिकली क्या करते रहता है कि रिसोर्सेस रिक्लेम करते रहता है कैंसिल थ्रेड से, लेकिन सारे के सारे नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसका मतलब पहली बात तो ये हो गई कि ये सिंक्रोनसली आपने कैंसिल कर दिया, इससे पूरे के पूरे रिसोर्स जो उसने एक्वायर किया था वो फ्री भी नहीं हुए, क्योंकि सारे के सारे OS अपने आप नहीं करता, ठीक है। तो ये दिक्कत आई। दूसरी दिक्कत आ गई कि अपडेट कर रहा था डेटा सेगमेंट जो है वो सेम है, कोड सेगमेंट सेम है, तो उसमें भी दिक्कत आएगी, ठीक है। अब डिफॉल्ट कैंसिलेशन की बात करें। अब इसमें वन थ्रेड इंडिकेट्स दैट अ टारगेट थ्रेड इज टू बी कैंसिल्ड। एक थ्रेड ने इंडिकेट कर दिया कि टारगेट थ्रेड कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिलेशन ऑकर्स ओनली आफ्टर द टारगेट थ्रेड हैज चेक्ड अ फ्लैग टू डिटरमाइन इफ इट शुड बी कैंसिल्ड और नॉट। मतलब ये टारगेट थ्रेड पे ही है कि वो खुद डिटरमाइन करेगा कि मैं कैंसिल होने लायक हूं या नहीं हूं, खुद ही कैंसिल करेगा अपने आप को, अपॉर्चुनिटी है, मतलब वो पूरा टास्क कंप्लीट कर लेगा। इससे फायदा क्या हुआ कि दिस अलाउज अ थ्रेड टू चेक वेदर इट शुड बी कैंसिल्ड एट अ पॉइंट बट इट कैन बी कैंसिल्ड सेफली। सेफली मींस इफ द थ्रेड wants to update the complete process or want to finish the complete task तो फिनिश कर लेने दो, लेट हिम फिनिश, पूरा का पूरा टास्क जैसे ही कंप्लीट कर लेगा
तब जाके आप कैंसिल हो जाएगा, वो आप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो डिफर्ड कैंसिलेशन के साथ फायदा ये है कि आप उसको खुद अपॉर्चुनिटी दे के रखा है, आपने उसको पावर दे के रखा है। विक्टिम विक्टिम नहीं बोल रहे हो आप, वो विक्टिम नहीं है। वो क्या करेगा, अपना टास्क पूरा कर लेगा और रूटीनली वो क्या करेगा, अपने रिसोर्सेस डीएलोकेट कर देगा या रिसोर्सेस छोड़ देगा कि हाँ मैं अब कैंसिल होने वाला हूं और साथ में मेरा अपडेशन भी पूरा हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं सेफ कैंसिलेशन। ये पॉसिबल किसमें है, डिफर्ड कैंसिलेशन में। फिर बात होती है सिग्नल हैंडलिंग की। अब जो सिग्नल होता है यूज्ड इन यूनिक सिस्टम टू नोटिफाई अ प्रोसेस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट हैड ऑकर्ड। कोई काम होना है, कोई इवेंट होना है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है यूनिक सिस्टम में, सिग्नल के थ्रू। ठीक है। अब टाइप ऑफ ऑकरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं सिग्नल के लिए। A signal may be received either synchronously or asynchronously, depending on the source of the and the reason for event being signaled. मतलब ये या तो सिंक्रोनस होगा या ये सिंक्रोनस होगा, डिपेंड करेगा कि क्या रीजन है इस इवेंट का जो सिग्नल हो रहा है और सोर्स क्या है। लेकिन ये दोनों सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस हो, पैटर्न सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। अ सिग्नल इज जनरेटेड बाय द ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। सिग्नल किसे जनरेट हो रहा है, पर्टिकुलर इवेंट के ऑकरेंस के लिए। द सिग्नल इज डिलीवर्ड टू अ प्रोसेस। सिग्नल क्या डिलीवर कर रहा है, एक प्रोसेस को डिलीवर कर रहा है। ठीक है। और मतलब किसको डिलीवर्ड हो रहा है, प्रोसेस को, जिसे वो समझ पाए कि कोई इवेंट होने वाला है। तो द सिग्नल इज डिलीवर्ड टू अ प्रोसेस, प्रोसेस को सिग्नल डिलीवर्ड होता है कि हाँ ये इवेंट होने वाला है। तो वेन एवर अ मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस रिसीव द सिग्नल, देन टू व्हाट थ्रेड शुड बी सिग्नल बी कन्वेड। अब देखो, अगर मल्टी थ्रेडेड में सिग्नल आया, मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट की बात करेंगे, तो फिर दिक्कत क्या आएगी कि जैसे मान लो एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में आपके पास T1, T2, T3 और T4 आपके थ्रेड्स हैं। T1, T2, T3, T4 आपके थ्रेड्स हैं। तो सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन चार तरीके से हो सकता है। सिग्नल जो वो पूरे थ्रेड्स को डिलीवर हो जाए। ठीक है। और सिग्नल डिलीवर टू ईच एंड एवरी थ्रेड इन द प्रोसेस। सिग्नल डिलीवर टू द थ्रेड टू विच द सिग्नल अप्लाइज। देखो पहली बात तो, पहला हम इस केस को मान के चलते हैं कि सिग्नल डिलीवर टू ईच एंड एवरी थ्रेड इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर जितने भी थ्रेड हैं उन सबको मैसेज मिल जाए, सबको ही सिग्नल मिल जाए। ठीक है। या जिसके लिए वो सिग्नल है केवल उसी को मिले। जैसे वो T1 के लिए सिग्नल है कि भाई तुझे ये काम करना है, एक सिग्नल जनरेट हुआ, तो T1 को ही मिले, बाकियों को ना मिले। या कुछ को मिल जाए, कुछ मतलब T1 को मिल जाए, T3 को मिल जाए, कुछ को मिल जाए। या ऐसा हो कि इसमें से मैं किसी को एक को प्रधान बना दूं, हेड बना दूं। मैंने बोला टी वन का काम क्या है, सारे सिग्नल को रिसीव करना, सारे सिग्नल को रिसीव करना और फिर अप्रोप्रिएट मैसेज भेजना जिसको भी चाहिए। तो असाइन अ पर्टिकुलर थ्रेड टू रिसीव ऑल द सिग्नल्स इन अ प्रोसेस, ये भी हम काम कर सकते हैं। अब थ्रेड पूल क्या होता है। थ्रेड पूल इज टू क्रिएट अ नंबर ऑफ थ्रेड्स एट प्रोसेस स्टार्टअप एंड प्लेस देम इनटू पूल। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है जितने भी थ्रेड होते हैं वो थ्रेड पूल में चले जाते हैं, जहां वो सिट हो बैठते हैं और वेट करते हैं। ठीक है। व्हेन अ सर्वर रिसीव्स अ रिक्वेस्ट, जैसे उनका टास्क आ जाता है, रिसीव हो जाता है, रिक्वेस्ट आ जाता है, वो जग जाएंगे, उनका काम चालू हो जाएगा। ठीक है। और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करना होगा सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। वंस द थ्रेड कंप्लीट इट सर्विस इट रिटर्न्स टू द पूल अवेटिंग मोर वर्क। जैसे कि मान लो ये आपका थ्रेड पूल है, इसमें सारे थ्रेड है T1 से लेकर Tn तक। इसका काम आया, इसने सर्विस दी, वापस इसी में आ गया, वेट करेगा फिर से दूसरे टास्क की। ठीक है। फिर से टास्क के लिए वेट करेगा। दूसरे टास्क क्या, वो तो इंडिपेंडेंट है वैसे भी, तो बट ऑब्वियसली जो टास्क होगा फिर से उस टास्क का वेट करेगा, जैसे ही आएगा फिर से काम करने लगेगा। फिर थ्रेड स्पेसिफिक डेटा। थ्रेड किससे बिलोंग करता है, प्रोसेस से। शेयर क्या करता है, डेटा, डेटा शेयर करता है। हाउएवर ईच थ्रेड माइट नीड्स इट्स ओन कॉपी ऑफ सर्टेन डेटा। लेकिन कुछ डेटा का उसको खुद का कॉपी चाहिए होता है इन सम सर्कमस्टांसेस, उन्हीं को हम बोलते हैं थ्रेड स्पेसिफिक डेटा। वैसे देखा जाए तो थ्रेड के पास खुद डेटा होता नहीं है। डेटा जो हो भी होगा वो प्रोसेस का है, जो कि सारे थ्रेड में शेयर होता है। लेकिन कभी कभी कुछ स्पेसिफिक डेटा होता है जिसकी खुद की कॉपी थ्रेड को रखनी पड़ती है, उसी को हम थ्रेड स्पेसिफिक डेटा बोलते हैं। फिर शेड्यूलर एक्टिवेशन। अब होता क्या है, बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन में अगर हम देखें तो थ्रेड जो होता है वो वर्चुअल प्रोसेसर प्रोवाइड करता है, जो कि इंटरफेस होता है यूजर और कर्नल के बीच में। जनरली अगर 2 टीयर मॉडल की हम बात करें तो द वर्चुअल प्रोसेसर इज कॉल्ड लो वेट प्रोसेस।
कर्नल थ्रेड एंड लो एट प्रोसेस हैज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, मतलब इनके बीच में करस्पॉन्डेंस कैसा होगा, 1-to-1 होगा। तो जितने नंबर ऑफ अवेलेबल कर्नल्स होंगे कैन बी चेंज डायनेमिकली, ठीक है, क्योंकि उसको शेड्यूल करना है रियल सिस्टम में। तो बट ऑब्वियसली इसमें सिंपल सी बात है, ये इंटरफेसेस की बात हो रही है, जिससे कि शेड्यूलर एक्टिवेट हो सके शेड्यूल करने के लिए कि हाँ अब किस प्रोसेस को मुझे रेडी से रन में लेके जाना है। फिर लाइनक्स थ्रेड की बात करते हैं। तो लाइनक्स प्रोवाइड अ फॉर्क सिस्टम कॉल विद द ट्रेडिशनल फंक्शनैलिटी ऑफ डुप्लीकेटिंग अ प्रोसेस, ठीक है। लाइनक्स आल्सो प्रोवाइड द क्लोन सिस्टम कॉल। देखो एक फॉर्क तो हो ही गया, फॉर्क से आप डुप्लीकेट करते हो, दूसरा क्लोन सिस्टम कॉल भी होता है थ्रेड क्रिएट करने के लिए। क्लोन बिहेव मच लाइक फॉर्क एक्सेप्ट that instead of creating a copy of the calling process, it creates a separate process that shares the address space of the parent process, that a clone task behave much like a separate thread। मतलब इसमें सीधी सी बात है, जब हम फॉर्किंग करते हैं तो फॉर्किंग में क्या होता है, चाइल्ड प्रोसेस आपकी क्रिएट होती है जिसके पास पूरा का पूरा कंप्लीट जो कहना चाहिए क्लोन होता है फॉर्क का। लेकिन जब आप क्लोन करते हैं तो क्या होता है, एक सेपरेट ही प्रोसेस क्रिएट होगा, लिनक्स में एक सेपरेट प्रोसेस क्रिएट होगा जो कि केवल पेरेंट प्रोसेस का एड्रेस स्पेस शेयर करेगा। अब जैसे कि आप अगर बात करो लाइनक्स में थ्रेड्स की, तो जैसे क्लोन एफएस की बात करें तो क्लोन एफएस जो है वो आपका फाइल सिस्टम के लिए है, फाइल सिस्टम इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। वीएम मेमोरी स्पेस शेयर करने के लिए होता है। सिग हैंड सिग्नल हैंडलर्स को शेयर करने के लिए होता है। क्लोन फाइल्स ओपन फाइल्स को शेयर करने के लिए होता है, ठीक है।